की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, एक तालमेल की ज़रूरत होती है केंद्र के साथ, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने हैं जो वादे करके आप आए हैं राजधानी में। तो क्या वो मदद आपको मिल पा रही है विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से? देखिए, तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव तो है। अब जैसे केजरीवाल जी ने कुछ ऑफिसर्स मांगे, केंद्र सरकार को दे देने चाहिए। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे रही, मुझे समझ नहीं आता। ये तालमेल का जो अभाव है ये नुकसान पहुंचा रहा है और दिल्ली की जनता का उसको नुकसान होगा। और ये तालमेल हमारी सरकार 49 दिन की पहली रही, मैं उसके विषय पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन अब की जो सरकार है वो किसी भी प्रकार का केंद्र से टकराव नहीं चाह रही। कोई ऐसा काम जिस पर केंद्र सरकार की ओर से मदद ना मिली हो, जिसमें ना आपको मिली हो, कोई ऐसा काम? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि बजट जो है, पैसा जो दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने घोषणा की 31 से 41% किया जाएगा उनके टैक्स रेशो का, लेकिन दिल्ली को वही 350 करोड़ रुपया 1993 से चला आ रहा, 18 साल से चला आ रहा पैसा, 20 साल से 1 रुपया उसमें इंक्रीज नहीं किया, जबकि टैक्स डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा सुतेला व्यवहार दिल्ली सरकार के साथ क्यों? दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार के साथ नहीं, ये दिल्ली की जनता के साथ है और दिल्ली की जनता इसको समझ रही है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है दिल्ली की जनता के लिए। केंद्र सरकार की एक शिकायत है कि अरविंद केजरीवाल ने बजट को ध्यान में रखते हुए वादे नहीं किए हैं दिल्ली की जनता से। जनता से वायदे किए हैं, बजट के ध्यान में रखकर किए या नहीं किए, ये एक विषय हो सकता है, लेकिन केजरीवाल जी को ये भी ध्यान में नहीं था कि केंद्र सरकार इतना सुतला व्यवहार करेगी। जो उनका कम से कम 10, 12, 15 हज़ार करोड़ रुपए का शेयर बनता था वो नहीं देगी, केवल इतना अटका के रख देगी 350 करोड़। अब उसके सोर्सेज हम पैदा करेंगे, दिल्ली की सरकार सक्षम है और वो सोर्सेज पैदा होंगे, निश्चित रूप से पैदा होंगे, हम उन समस्याओं को निदान करेंगे। दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ी समस्या है सर, वादे भी किए जिस तरीके से कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार काम करेगी, तो इस और इस दिशा में आपने क्या सुझाव दिए हैं अरविंद केजरीवाल को, सरकार को, कि ये होना चाहिए एक्चुअल में? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे अभी सुझाव देने का कभी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जरूरत है मुझे सुझाव देने की। महिला सुरक्षा को लेकर, पानी के विषय को लेकर किया है, महिलाओं के विषय को सेंसिटिव इशू है, नहीं, डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस किया है। प्रायोरिटी में होना चाहिए सरकार की, और ये वादों में झलका भी कि सबसे पहले इस पर काम होगा। नहीं, अभी डेफिनेटली इस आने वाले बजट में उस पर प्रोविजन किया जा रहा है और डेफिनेटली आपको दिखाई देगा काम होगा। ठीक है सर, अभी सुझाव आपसे लिए नहीं है, लेकिन स्पीकर होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? लिए नहीं, मैंने कहा महिला सुरक्षा पर, महिला सुरक्षा पर लिए, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी सर दिल से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सरकार को जो सुझाव दिए हैं बातचीत के आधार पर, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मैंने कहा कि STF उसको सरकार भी विचार करिए, जो पहले थी दिल्ली में वो बंद हो गई। दूसरा, पुलिस के साथ इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और कम से कम कहीं ना कहीं पुलिस पर इसका चेकअप हो, और इसके लिए गृह मंत्री से भी वो जाकर मिले हैं, बातचीत की है। और महिला सुरक्षा सबसे बड़ी हमारी टारगेट है, उसके लिए बसों में हमने मार्शल के नियुक्त करने की बात की है, वो हम करने जा रहे हैं। महिला सुरक्षाओं के लिए वो मोबाइल का सिस्टम बेल बजे, वो हम करने जा रहे हैं। ये कुछ स्टेप हैं जो हम ले सकते हैं, जो हमारे अंतर्गत हैं, उनको हम बहुत आने वाले समय में लेंगे। सर, ये सवाल क्यों उठ रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि सुनी नहीं जा रही है, मनमानी कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कि अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं, ऐसा फिर क्यों? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये विरोधी है। विरोधी लोगों को एक चीज़ कोई उठाने के लिए मिलनी चाहिए, वो उनका अपना निजी स्वार्थ है। कहीं मुझे आज तक अरविंद केजरीवाल जी नाराज़गी से बात करें, गुस्से में बात करें किसी जनता पर या कार्यकर्ता पर, मुझे नहीं दिखाई दी। बड़े उनकी भाषा में बड़ी सरलता है, मिठास है और सरल स्वभाव हैं, फिर भी किसी को लगता है तो उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है सर, ये बात कई बार की जाती है कि आपके और भी जो नेता उनसे बात की गई इस लेवल पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि अहंकार ना आए, लेकिन आज उनके भीतर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, जो आप जिन नाराज़ कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, उनकी ज़ुबान से एक शब्द निकलता है। ये मुझे कहीं नहीं लगता, मैं अपनी विधानसभा में डेली कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, किसी कार्यकर्ता ने आज तक मुझे ये नहीं कहा। किसी कार्यकर्ता ने, मुझे तो ताज्जुब ये होता है, आम पब्लिक के फ़ोन आते हैं मेरे पास, पार्टी ने हेल्पलाइन दी हुई है,
सभी विधायकों को। उसकी कंस्टिट्यूंसी का नंबर उस हेल्पलाइन का नंबर है। मेरा जैसे 62 है 8533 858833 462, ये एक हेल्पलाइन मेरे यहाँ। 46 वालों को वो दिए, 46 जिनका 60 उनको दिए। उस हेल्पलाइन पर मेरे पास फ़ोन आते हैं, केजरीवाल जी से बात करवा दीजिए। मैं आश्चर्य करता हूँ, इतना मुझे आश्चर्य होता है कि जनता आज के दिन इतना साहस करती है कि केजरीवाल को मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, केजरीवाल जी से मैं बात कर सकूँगा। कभी नहीं हमने देखा सीएम से सीधी जनता बात कर सके फ़ोन मिलाकर। फिर मैं नंबर देता हूँ, बताता हूँ उनको, भाई ये नंबर है, इस पर बात करें, बात होगी। फिर सर योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण से बात क्यों नहीं हो ये पाई? उनके अपने निजी मामले हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। संगठन पर उनके अपने निजी मामले हैं, क्या मामले हैं क्या नहीं। मैं पार्टी में नया था, उस वक्त से पुराने चले आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्टी अभी सत्ता में आई है, अंदर खाने कितना भी मतभेद रहा हो, इस सत्ता को ठीक से चलाने के लिए अपने अहम को, अपनी बातों को कहीं ना कहीं दबाना चाहिए था। इस ढंग से टूटना नहीं चाहिए था एकदम। लेकिन जो कुछ किया गया प्रशांत जी द्वारा या योगेंद्र जी द्वारा, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं हैरान था कि शांति भूषण जी चुनाव के दौरान ये बयान दे रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम कि नंबर 1 किरण बेदी, नंबर 2 माकन, नंबर 3 केजरीवाल। ये क्या पार्टी है? फिर हम कहते हैं हम तो पार्टी के वफादार हैं। यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ द पार्टी, यू आर गोइंग टू स्पीच लाइक दैट। ये क्या है? इनको सोचना पड़ेगा। सर केंद्र सरकार को 1 साल हो गया है, अब तक केंद्र सरकार की ओर से जो काम किया गया है उसको लेकर क्या कहें? संतुष्ट हैं आप? सही दिशा में काम कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, वो आप भी समझते हैं, आम जनता आज ये कह रही है। मैं 2-3 बातें आपने पूछा है, मैं रख देता हूँ। आम जनता ये कह रही है, कहीं भी जाएं, मोदी जी अब देश से बाहर ज़्यादा रह रहे हैं, देश की चिंता कम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो कश्मीर की स्थिति बन गई है, उस स्थिति के लिए सीधे मोदी सरकार जिम्मेवार है। तीसरी बात, जो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान लिया, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन पूरे भारत में कहीं पर भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। मीडिया नहीं देखा सतीश उपाध्याय का क्या स्थिति थी। चौथा जो मैं बिंदु कहना चाह रहा हूँ, आज मुझे बाहर जाना पड़े, मेरी तो बात एक अलग है, मुझसे मतलब एक आम आदमी को अपने माता पिता से मिलने जाना है, बिहार का रहने वाला है, दूर का, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का, वो टिकट बुक कराना चाहे उसको टिकट नहीं मिलेगी ट्रेन में। वो संडास के पास वाली गली में बैठकर जाता है। आप कभी ट्रैवल करें जनरल, वो संडास के पास वाली जो गली है उसमें बैठकर जाता, रात भर गुजारता अपने बच्चों को लेकर। वो ट्रेनें देश में चाहिए हैं या बुलेट ट्रेन हमको चाहिए इमीडिएट? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जब विपक्ष में थे उस वक्त मोदी जी बहुत कहते थे गोदामों की कमी, अनाज सड़ रहा है। आज क्या स्थिति है? आज भी अनाज सड़ रहा है, अभी बारिशों में अनाज सड़ गया। ये जो चीज़ें हैं कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है सरकार का। 8 महीने होने को आ गए, इन पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। हाँ, कुछ काम अच्छे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता सारे काम खराब हुए हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उन और सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही। दूसरी बात, जिस ढंग का वातावरण देश में बनाया जा रहा है नफरत का, ये बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। सर आखिरी सवाल आपसे, 2008 के मामले को लेकर निचली अदालत ने एक आपको जमानती वारंट जारी किया, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। उस वक्त मैं भाजपा में था। केरला में कुछ संघ के कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ था। उस बात को लेकर के पार्टी ने कम्युनिस्टों के कार्यालय पर 2008 में हर्षवर्धन की लीडरशिप में प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में दोनों ओर से पथराव हुए, जो वास्तविकता वो मैं बता रहा हूँ। और उस वक्त 21 या 22 लोगों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे, जिसमें आरती मेहरा भी थी, जिसमें जगदीश मुखी भी थे, मैं भी था, साहब सिंह चौहान भी थे, अनेक मूलचंद चावला भी थे, 22 लोग थे, कुछ काउंसलर्स थे। 2008 से पार्टी ने एक वकील किया। वही वकील हमारे मुकदमे कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन जमानत का ध्यान रखता था, वही वकील कर रहा था। मुझे पार्टी छोड़े हुए 1.5 साल हो गया। इस 1.5 साल में 4 बार, कम से कम 5 बार डेट पड़ी होंगी, उसी वकील ने किया। लेकिन अब स्पीकर बनने के बाद 4 लोग उस दिन 21 में से अनुपस्थित थे। मैं भी अनुपस्थित था, मैं नहीं गया, मुझे डेट ध्यान में नहीं रही।
लेकिन 3 की एप्लीकेशन वकील ने लगा दी, मेरी एप्लीकेशन नहीं लगी। 3 अब्सेंट थे, उनकी लग गई, मेरी नहीं लगी। अब ये एक राजनीतिक मामला बना दिया उन्होंने कि वो आम आदमी पार्टी में चले गए, अब नहीं लगाएंगे हम। इस कारण ये सब कुछ हुआ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अब्सेंट हुआ और उस अब्सेंट में उन्होंने एप्लीकेशन छुट्टी की नहीं लगाई, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं उसको ठीक कर लूँगा। सर, आखिर में स्पीकर होने के नाते आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता को मेरे मन की अगर बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि जनता को दिल्ली को संवारने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। रेड लाइट आती है, रेड लाइट को हम क्रॉस करते हैं। मैं अनेकों बार देखता हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है, रीडिंग लगी हुई है, घड़ी लगी है, 4-5 रह गया और 4-5 में गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जाम कर देते हैं। इन चीज़ों पर दिल्ली की जनता को कंट्रोल करना पड़ेगा। कूड़े के मामले में दिल्ली की जनता बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ मर जाए हम लोग कूड़ा डाल देते हैं। इन चीज़ों की ओर दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, कहीं चले जाएं, जीने के कोने में पान की पीक है, पान खाते हुए हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। इन चीज़ों पर जनता को स्वयं में ध्यान देना पड़ेगा और जनता नहीं समझेगी। सब जगह पुलिस या होमगार्ड या ये सब कुछ सिक्योरिटी वाले नहीं खड़े किया जा सकता, नेवर पॉसिबल। लेकिन दिल्ली की जनता को इसको विश्व स्तरीय शहर बनाना है। इन सब चीज़ों की ओर निश्चित रूप से बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास कार्यक्रम दिल की बात में हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल दिल की बात में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।